डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, यूजीसी नेट तो टुमारो है, बट ये पेपर कुछ दिन पहले हुआ था और मुझे भेजा था मेरे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट, काफी रेगुलर रहते हैं, स्वामी स्वरूप प्रसाद ने। तो कर्टसी स्वामी स्वरूप प्रसाद के ये पेपर मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट हैं पॉल साइंस हेल्प के, वो अब रेडी हैं यूजीसी नेट के लिए। तो इस टाइम का मैं यूज कर रहा हूँ इस पेपर को एनालाइज करने के लिए। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, अभी तो पॉल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। ये जो सीरीज है, ये पास्ट ईयर जो कम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं या पेपर आते हैं, उसको लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन से एक नए लेवल से एनालाइज करने का प्रयास। आज हम एनालाइज कर रहे हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी की पॉलिटिकल साइंस 2026 की पेपर। आई होप ये 2026 का बेस्ट पेपर है, जैसा कि स्वामी स्वरूप प्रसाद ने बताया है। आप कमेंट कर सकते हो यदि किसी दूसरे साल का हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस लॉन्ग भूमिका। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें, शुरू 31 से आप देखते होंगे, 30 तक जो है कुछ जनरल नॉलेज या एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। ये पेपर जो है ओवरऑल, मैं हमेशा कहता करता हूं बिफोर आई गो ईच क्वेश्चन वन बाय वन, ये पेपर मिला जुला हुआ है। कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को सोचने पे मजबूर करते हैं। गुड सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ थोड़े अरबिट भी जान पड़ते हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी। चलिए, वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, आपको काफी नॉलेज मिल सकता है इसके थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए, 120 तक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये एक बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। आलमंड ने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया सिस्टम, जो डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी थी, उसके ऊपर, उसके अंदर घुस करके सिस्टम में जो है क्या स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न, सोशल रिलेशन, जिसको सोशल साइंस में स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉमनली उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और वो क्या फंक्शन करते हैं सिस्टम के अंदर, जिससे कि सिस्टम जो अपने को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम बनी रहती है। दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। थोड़ी और यदि जानकारी लीजिए तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच फंक्शनलिज्म से आता है, सोशियोलॉजी का, जिसमें कि टैलकट पार्सन की जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो मार्क्सिज्म को भी फंक्शनलिज्म की ही श्रेणी में रखा जाता है। क्या किसका फंक्शन है समाज में, किस इंस्टीट्यूशन का क्या फंक्शन है। इवन इंटरनेशनल रिलेशन में डेविड मेटरनी, अर्नेस्ट हास, ये सब फंक्शनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। दैट इज अनदर काइंड ऑफ फंक्शनलिज्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म है। अब डेविड सॉरी गैब्रियल अल्मंड के अनुसार जो इनपुट फंक्शन है किसी भी सिस्टम में, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जो है आउटपुट फंक्शन करते हैं। दोज आर रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, दीज आर। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे इनपुट फंक्शन है, तो इसमें जो है सोशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, एग्रीगेशन है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कौटिल्य। कौटिल्य वाज द सपोर्टर ऑफ ए स्ट्रांग मोनार्की। बिल्कुल सही है, मोनार्की को सबसे ऊपर रखते हैं। विजय बसु याद करो। हिज स्टेट वाज टू बी पैटर्नल इन कैरेक्टर एंड बेनिवोलेंट इन स्पिरिट। ये भी एक तरह से सही मुझे दिख पड़ता है। कौटिल्य आइडेंटिफाइड 5 पर्पसेज ऑफ दंड नीति। यहाँ आके वो गलत हो जाते हैं, जो कि बहुत ही डीप क्वेश्चन है, क्योंकि स्टिल बहुत ज्यादा ये बहुत बार नहीं पूछा गया है। देर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दंड नीति। तो स्टेट क्राफ्ट कह सकते हो, एक्विजिशन ऑफ व्हाट इज नॉट एक्वायर्ड, मतलब एक्विजिशन मींस इकोनॉमिकल, अर्थ, protection of what is acquired and augmentation of what is protected, and proper distribution and use of augmented wealth। यही स्टेट क्राफ्ट का पर्पस है। सो यदि आप 5 पर्पस को निकाल दो, 3 को यदि आप निकाल दो, 3, तो क्या होगी? 3 यहाँ पे है, तो ये तीनों, चलो एक इसमें से केवल गायब हुआ। अर्थशास्त्र वॉज द फर्स्ट मैनुअल ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको पता है कि ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र से पहले भी जो है बृहस्पति और शुक्र ये सब आए हैं, तो उन दोनों का जिक्र अर्थशास्त्र में मिलता है। तो 4 को भी यदि आप हटा देते हो, तब तो सीधा जो है आंसर मिल जाता है। यदि हम 4th को हटा दें, तो फिर आप देखो क्या मिल जाता है आपको, ओनली 1। इसका मतलब है केवल 1 ही सही है।
तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि पता नहीं ये सही है नहीं, मैं भी अ, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि इसमें से कौन सा इन्होंने ऑफिशियल आंसर कहा होगा। लेकिन फोर जो है, अर्थशास्त्र वाज नॉट फर्स्ट मैनुअल। बृहस्पति सूत्रा और शुक्रा नीति जो कि उससे भी उसकी जिक्र दोनों मिलती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है। तो यदि ऐसा है तो फोर गलत है और फिर ओनली वन जो है वो सही होगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? ये बच्चे अब रट लेते हैं। ये 10 दिसंबर 1948 को यूएन जो है इसको एक तरह से अडॉप्ट करता है, यूडीएचआर को। उसमें 30 आर्टिकल होते हैं, होता है। अब ये जो है मार्शल प्लान, यूएन पीस कीपिंग और यूएनडीपी एस्टेब्लिशमेंट, यूएनईपी, ये सब भी अब घिसा पिटा हो गया। यूएनडीपी 1965 है, यूएनईपी इन्वायरमेंटल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट या प्लान, इन्वायरमेंटल प्लान, जो भी कह लीजिए, इसका फुल फॉर्म देख लेना। ये 1972 है, जिस साल की स्टॉकहोम में फर्स्ट जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस होती है। तो इन दोनों को ही मैथ से आपका मिल जाएगा। डी का डी का वन, तो डी का वन इसमें है। ए का टू, मार्शल प्लान जो है वी ऑल नो 1948, तो ए का टू। ये 50-50 गेम आप खेल सकते हैं, इसमें ये होगा या ये होगा। ये दोनों तो खत्म हो गए। और यहाँ पे देखो बी का थ्री है, यूएन पीस कीपिंग मिशन ऑन सुएज 1956। वी ऑल शुड नो ये फर्स्ट जो है फुल फ्लेजेड यूएन पीस कीपिंग मिशन था। वैसे तो एक ट्रस्ट कमीशन जो है वो 1948 में इजराइल में स्टैब्लिश किया गया था यूएन का, लेकिन वो पीस कीपिंग नहीं था। तो फर्स्ट पीस कीपिंग 1956 है। तो इसके लिए देखोगे तो बी का जो है फोर हो जाएगा, तो ये सही है। थोड़ा सा टफ, क्योंकि आपको थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है। On the basis of which constitutional amendment was the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was established? ये क्वेश्चन आपको रोट लर्निंग का है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। SC ST की जो नेशनल कमीशन थी वो 65th अमेंडमेंट से आई थी, लेकिन बाद में 89th अमेंडमेंट से ये दोनों कमीशन को तोड़ दिया गया। उससे जो है दो बन गई अलग अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। उसकी आर्टिकल भी देख लेना, 338B एंड 338, ये दोनों देख लेना। शायद बी जो है ट्राइब के लिए है और 338 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, चेक कर लेना। एंड 102nd अमेंडमेंट से जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है। तो मुझे लगता है 338 ए होगा, ये होगा 338 बी। चेक कर लेना, चेक कर लेना, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। तो 65th अमेंडमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग डिनाउंस्ड, यहाँ पे 69th अमेंडमेंट है जो दिल्ली को स्पेशल दर्जा देता है चुने हुए चीफ मिनिस्टर। बाकी तो देख लेना। Who among the following denounced natural right as rhetorical nonsense upon stilt? Stilt मतलब होता है खंबा जिसपे की घर बनी हुई होती है। असम सब में आप देख सकते हो ऐसे घर बने होते हैं जो बांस के खंभों पे होती है, कोई नीचे पानी होता है, तो इसको स्टिल्ट कहते हैं। तो ये जो है नॉनसेंस के स्टिल्ट पे खड़ा हुआ जो है घर है वो नेचुरल राइट है। ये तो इतना घिसा पिटा लड्डू क्वेश्चन हो गया है। जेरेमी बेंथम जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट के समर्थक थे, यूटिलिटेरियन के फादर। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन, ये फेमस कथन है लास्की का। वी ऑल शुड नो स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन। लिबरल स्टेट है कि टोटलिटेरियन स्टेट है या मार्क्सिस्ट स्टेट है, ये इस पे डिपेंड करता है कि अपने सिटीजन को क्या अधिकार देता है। ये अब इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा है किसने कहा है, ये लेवल 2 क्वेश्चन में कहते हैं चलो ये लास्की ने कहा है, अपने किस बुक में कहा है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है वो टेढ़ा हो जाता है। इनकी बुक है द ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अब उसे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने यही पढ़ा है। इनकी जो और बुक है वो भी देख लो, काफी पूछा जाता है। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट भी इन्होंने लिखा है। डिलेमा ऑफ आवर टाइम लिखा है। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये सब तो छुपी हुई बुक है, तो इसको जो देख लो। ग्रामर इन पॉलिटिक्स बहुत फेमस बुक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज हेल्ड इन 1920 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ, अब देखो इसमें कौन नहीं हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन के लीडर बिपिन चंद्र पाल बंगाल के नहीं थे, तिलक जी भी नहीं थे, आपको पता है, और सावरकर जी तो बिल्कुल नहीं थे। तो एक ही होता है लाल लजपत राय, वही ट्रेड यूनियन लीडर हो सकता है। मैं मेमोरी, मैं सॉरी, मैं कॉमन सेंस से कह रहा हूं तो, लेकिन इसको इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया कि चेक कर लो।
What are the constituent element in the formation of political culture? पॉलिटिकल कल्चर जो आलमंड ने सिडनी बर्वा के साथ सिविक कल्चर पे बुक लिखी थी, वहीं से पॉलिटिकल कल्चर का है कि बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड जो कॉमन पीपल का पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति कैसा है, कैसा लगाव है, कैसी जानकारी है, कितनी पार्टिसिपेंट, कितना उसमें भरोसा है। तो कौन से एलिमेंट जो है पॉलिटिकल कल्चर को बनाते हैं? तो अब क्या नहीं बनाते हैं? देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो बना नहीं सकते ना, ये तो पॉलिटिकल कल्चर का फीचर है। तो थ्री को हटा दो, तो थ्री, 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 चलो इसी से निकल गया थे। थ्री को हटाया तो इसका मतलब 1 to 5 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो सकता है, किसी भी कंट्री का किस तरह से, किस हिस्टोरिकल पाथ से हम गुजरते हैं, उससे पॉलिटिकल कल्चर डिसाइड होती है। और टू जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी होती है, बिल्कुल, ठंडा प्रदेश, गर्म, उससे इकोनॉमी अफेक्टेड होती है तो पॉलिटिकल कल्चर भी होती है। और 5 है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो है ही। तो 1 to 5 यहाँ पे पढ़ लो उसका एक्सप्लेनेशन। ये मैच करना है। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, ये सब इतने फेमस है कि आप कभी मिस कर नहीं सकते। इनके बारे में इतनी चीजें हम लोग जानते हैं। हॉब्स जो है एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाएगा, इंडिविजुअलिज्म प्लस एब्सोल्यूटिज्म। तो ए का 4 और ए का 4 से आप देखो ये हो जाता है क्रैक, क्योंकि ये सब कुछ भी ए का 4 है ही नहीं। तो सुपर लड्डू क्वेश्चन। इसका मतलब है कि लॉक जो है जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरफ, रूसो विल गो फॉर पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड मिल फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इजी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मेरे कई कई स्टूडेंट अभी चूंकि लिख रहे हैं फाउंडेशन बैच, सर यदि आप लीजिए तो उस पे ये मैं कोशिश करूंगा, दिस टाइम देयर विल बी ए फाउंडेशन बैच फर्स्ट टाइम। यूजीसी नेट के लिए नहीं, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑफ कोर्स सिलेबस जो है यूजीसी नेट की फॉलो होगी, लेकिन आपको पता है कि वही सिलेबस लगभग 80%, 90% इवन सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में होती है। लेवल ऑफ क्वेश्चन सब में सेम रहता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो यदि आपको ये लगता है कि मॉक टेस्ट सीरीज के पहले हमें एक फाउंडेशन होना चाहिए जिसमें सर क्लास जैसा लें। तो चलो कोशिश करते हैं, जो सीयूईटी पीजी के लिए बहुत पॉपुलर है। उसकी बैच कब से स्टार्ट होगी, इसका जवाब है लगभग, एक टेंटेटिव डेट है 1 अगस्त। और यदि मॉक टेस्ट सीरीज जो कि हर 6 महीने पे होती ही है यूजीसी नेट, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के लिए भी होती है, वो 15 सितंबर से होगी। आई होप कि आप लोग सब इसका फायदा उठाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, प्रोफेसर एच सी मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट जो है 11 दिसंबर को। अब ये डेट मुझे क्यों याद हो गया, क्योंकि इसी दिन यूजीसी नेट ने पूछा था किस दिन राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे प्रेसिडेंट, सेम डे 11 दिसंबर। तो चलो ये सही है। एंड बी एन राव, उनका पूरा नाम था बेनेगाल नरसिंह राव। तो ये एक सिविल सर्वेंट थे और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। तो ये मेंबर नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना कि ये मेंबर नहीं थे, तो ऑफिसर थे। जैसे अभी देखो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, मेंबर थोड़ी होते हैं हाउस के। सो ही वाज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये गलत है। तो टू जो है वो गलत है। यदि टू को हम गलत कर दें, टू, तो एक ही बचता है 1, 3, 4, और ये हो जाता है क्रैक। तो 1, 3, 4। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये पेपर बहुत लंबा है। आगे आप बिना इसको पढ़े हुए, बिना सोचे हुए, मनन किए हुए मत आगे बढ़िएगा। When AD Gorwala committee submitted its report regarding public service to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेकेंड कमेटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो एआरसी है वो तो 1966 में बनी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया जाए, आजादी के ठीक बाद 2 कमेटी बनी थी। पहली कमेटी थी गोपाल स्वामी अयंगर 1949 में, और दूसरी थी एडी गोरवाला कमेटी, इन्होंने 51 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये दोनों बहुत छिपे हुए हैं, इसको याद कर लेना। द एग्जाम्पल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट किसको कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, जो कि किसानों के मूवमेंट या लेबर मूवमेंट, जो क्लास बेस्ड मूवमेंट थे, उससे निकल के एबोर्शन के मुद्दे पे मूवमेंट, इन्वायरमेंट के मामले पे मूवमेंट, लाइक नर्मदा बचाओ, एलजीबीटीक्यू के मुद्दे पे आंदोलन, एबोरिजिनल के राइट के लिए आंदोलन, इस तरह करप्शन, एंटी करप्शन आंदोलन, अन्ना मूवमेंट, ये सब न्यू सोशल मूवमेंट है। तो इसमें देखोगे तो पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड नहीं हो सकते, वर्कर वर्सेस कैपिटलिस्ट नहीं हो सकते। तो सी और डी को यदि निकाल दो तो ए और बी, लाइक वुमेन वर्सेस मैन, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ये सब जो है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट चलो रेशियल है, तो क्लास नहीं है, मतलब क्लास बेस्ड जो है ओल्ड सोशल मूवमेंट था। तो ए एंड बी। Which among the
following ideologies propose that the institution of private property be abolished and replaced by the common ownership of productive wealth. ये तो डेफिनेशन है सोशलिज्म का। सोशलिज्म का मतलब ही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, पूरी जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो कॉमन, मतलब प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है कॉमन समाज या स्टेट करे और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करे, सोशलिज्म। एजर्सन है लुथार गुलिक एंड लेंडल ओरविक डिफाइंड द मैनेजरियल टेक्निक बाय द वर्ड पोस्ट कॉर यू नो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो ये जो है इन्होंने अपना एक साइंस ऑफ ए पेपर ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक उन्होंने एडिट की थी 1937 में, उसमें उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। तो ये तो चलो सही है। मैरी पार्कर फॉलेट डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम एंड मैनेजमेंट एज ए सोशल प्रोसेस। आपको पता है ये भी सही है, क्योंकि मैरी पार्कर फॉलेट जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखती हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप कह सकते हैं, सर्कुलर रिस्पॉन्स याद करो, लॉ ऑफ सिचुएशन याद करो। तो ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन इससे मतलब कि इसका कोई नाता ऐसा तो दिखता नहीं है, तो मैं कहूंगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। डेमोक्रेसी मीन टॉलरेंस नॉट merely of who agree with us but of those who do not agree with us। यदि आप देखोगे ना तो आप पता कर सकते हो कि किसने कहा होगा। इस टाइप की बात नेहरू जी को छोड़ के कोई नहीं कह सकता है, आप समझो। इन्होंने अपने वेरी फेमस भाषण में ये बात कही थी। गांधी जी इस टाइप की बातें नहीं करते थे, वो तो इसको प्रैक्टिस करते थे। एंड इन दोनों के बदले में यदि आप ऑलवेज सोचोगे कि नेहरू जी ने कहा होगा, ये आप गेस कर सकते हो, इस टाइप की बातें, फिलोसफिकल बातें। Consider the following statement regarding representative democracy and select the representative democracy। जो लॉक सिखा के चले गए कि आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको देते हो सत्ता, आप डायरेक्टली नहीं करते हो, जिसको कि रूसो कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। It offers a practicable form of democracy for large countries। सही है। It establishes a link between the government and the governed। Yes, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप हो मास्टर या प्रिंसिपल और ये है एजेंट जिसको आप चुनते हो, तो आप, और ये गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो है एक लिंक। इट ऑब्लिटरेट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये तो मतलब क्रूड सेंटेंस है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, तो कुछ नहीं है, सी बिल्कुल गलत है, तो सी को यदि हटा दो। इट एडवोकेट ए क्लासलेस सोसाइटी, बिल्कुल क्रूड स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, तो ए एंड बी सही। Consider the essential function of General Assembly, the principal organ of the United Nations। क्या करती है? ये क्वेश्चन काफी टफ आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग टाइप की स्टेटमेंट है। टू पास द यूएन बजट, चलिए देखते हैं, पता नहीं, यस नो। टू कंसिडर रिपोर्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, चलिए देखते हैं। टू ग्रांट ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे आके उन्होंने आपको हिंट दिया, टू ग्रांट। देखिए यूडीएचआर एंड ऑल ये सब जो है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट देते थोड़ी हैं, ग्रांट करना नहीं, फैसिलिटेट करते हैं। आर्टिकल 13 भी करता है कि जनरल असेंबली mandated to promote international cooperation and assist in the realization of human rights, not grant। तो इसका मतलब थ्री गलत है, थ्री यदि गलत है तो थ्री थ्री और आपको मिल गया 1 2 4। तो यही मैं कह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन हो तो शुरू में अटको मत, आगे बढ़ते जाओ, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट मिलेगा जो एकदम एब्सर्ड होगा, या आप उसको खोज लोगे और फिर उसको एलिमिनेट करने से क्रैक हो जाएगी। द बुक पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिखा है? तो ये जो है ये अर्बिट है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इससे कुछ चीज निकाल सकते हो। ये लिखा तो आइनिस क्लाउडे ने लिखा है, ये तो चलो एक बार आप देख लो, कभी कुछ आ गई तो। लेकिन इसमें उन्होंने बात बहुत मजेदार कही थी, ये जानने लायक है कि इसमें उन्होंने कहा कि तीन टाइप का जो है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स हो सकता है दुनिया में। एक है बैलेंस ऑफ पावर, यदि आप बैलेंस करो, जिससे भी मतलब आपको खतरा है तो आप अपनी पावर को बैलेंस करो। जैसे पाकिस्तान इंडिया से नहीं लड़ सकता तो चाइना से अलायंस बना के बैलेंस करने की कोशिश करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी करो, नाटो जैसे है, या वर्ल्ड गवर्नमेंट पे भरोसा करो, यूएन उस टाइप का कुछ बना लो। आइनिस क्लाउड।
तो ये आपको क्वेश्चन ये भी कहता है कि पामर एंड पर्किंस की जो बुक है जा खोजो, देखो उसको क्या लिखा है। वॉल्टर लिपमैन की कुछ बुक देखो, ये सब छिपे हुए हैं। हांस बर्गनथाउ का तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन एंड मेनी मेनी बुक आप लोग देखते हो, उसको एक बार और देख लो, कुछ छुपे हुए बुक। ये सब थिंकर हैं, विल्फ्रेड पैरेटो इलीट थिंकर, माइकल ऑक्सेट कंजर्वेटिव थिंकर, पेरे जोसेफ प्रॉदन एक एनार्किस्ट भी हैं, और ये यूटोपिक सोशलिस्ट भी हैं। रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन थिंकर हैं। इनका कंट्री जो या कर्म भूमि कौन है, तो पैरेटो जो है इटालियन है। इनफैक्ट जितनी इलिट थ्योरी के थिंकर दिखता है इटालियन है, तो ए का टू, और ए का टू से जो है ये देखो क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लेना, आप बिना मैच के मत जाना, मुझे तो पता है, मैं पढ़ के इसको टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, पढ़ लेना। 51 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरेंज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। ये भी देखना आजकल जो है लास्ट टू फर्स्ट भी पूछने लगे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जाकिर हुसैन से पहले तो कोई वाइस प्रेसिडेंट हो गए नहीं, ये तो मुझे लगता है कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ही थे। तो टू से शुरुआत होता हुआ केवल एक ही है, सबसे मजेदार है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि इस पे आपको फेथ है तो फिर आप इसको मैच कर लेना। 52 देखो, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन, वो किसको अपना रिजिग्नेशन लेटर देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ये अब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। एक बात और यहाँ ध्यान देना कि जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देता है, तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बताना होगा कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। एजर्सन है, इंडियाज टेंडेंसी इन द इंटरनेशनल ऑर्डर इज टू सीक डिजायरेबल रिकॉग्निशन एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल रिकॉग्निशन एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन बोलेगा नहीं? यस, India can offer four possible competing vision and role toward the present international system. ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। फोर पॉसिबल competing, आई डोंट नो इतना ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड। चलिए इसको मैं आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अप्रोच एंड प्रोपोनेंट गलत है? तो क्रिटिकल अप्रोच कॉक सही है, फेमिनिस्ट अप्रोच सिंथिया इन लो वी ऑल नो, वेयर आर द वुमेन ये पूछती हैं, बनाना बीचेस बेसिस नाम की बुक लिखती हैं, मैनूवर भी लिखती हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जो है रिचर्ड एस्ले बिल्कुल सही है, और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच जे एन टिकनर गलत है। ये तो फेमिनिस्ट अप्रोच के लिए जानी जाती है, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में जोहान्स मर्विनथाउ के जो सिक्स जो प्रिंसिपल हैं क्लासिकल रियलिज्म को, उसको उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किया था। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है चार्ल्स टिली, इनके बुक को भी देख लीजिएगा। माइकल मैन एंड जॉन एंड हॉब्सन को कह सकते हैं, भी याद कर लो। द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एम्फसाइजेस, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, इस पूरे पेपर में ये सर चढ़ के बोलता है। वैसे अभी सेटर काफी मतलब चालाक भी हो गए हैं, तो वो इसको भी समझ गए हैं, वो लेंथ को सेम भी करने लगे हैं। लेकिन फिर भी यदि लेंथ ज्यादा है तो आपको शक होना चाहिए कि वही सही होगा। स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंपेरिकल डेटा, इजी लड्डू क्वेश्चन। टू राउंड सिस्टम जो है किस कंट्री में ज्यादा यूज होता है? फ्रांस इज नोन फॉर टू राउंड सिस्टम, बोथ फॉर इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज वेल एज पार्लियामेंट्री इलेक्शन। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो पार्टी लिस्ट जो सिस्टम होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जनरली वही करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, डेनमार्क को कहते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन। नॉर्डिक कंट्री भी इसको कहा जाता है, जो कि सोशल डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। यूके एंड यूएसए एफपीटीपी, यूएसए ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि एफपीटीपी का एक दूसरा रूप है। इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑल कॉमनवेल्थ कंट्री एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट। सो फ्रांस, टू राउंड सिस्टम। टू राउंड सिस्टम में क्या होता है? पहले राउंड में जो है सभी एफपीटीपी के तहत जो है कैंडिडेट भाग लेते हैं। टॉप टू कैंडिडेट जो है, यदि कोई कोई एक 51% वोट ले आया मेजोरिटी, तब तो वहीं पे खत्म हो गई, वो जीत गया। लेकिन यदि कोई भी मेजोरिटी वोट नहीं ले पाया, फर्स्ट पास द पोस्ट में तो ऐसा कुछ था ना, कोई जो विनर हुआ 45% लाया, जो सेकंड विनर हुआ 30% लाया, तो ये दो कैंडिडेट जो है सेकंड राउंड में जाएंगे, और केवल दो ही कैंडिडेट के बीच में फिर से जो है एफपीटीपी वोट होगी। एफपीटीपी वोट यदि दो ही कैंडिडेट के बीच में हो, तो बाय मैथमेटिक्स एक को जरूर 51% आएगा, तो वो जीत जाएगा, टाई तो होगा नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, हु सेड? ये किसने
कहा। अब ये सब एकदम एकदम ही ऑर्बिट क्वेश्चन है, तो इन्होंने पैडन, फोर्ड एंड लिंकन, लिंकन ने इसको कहा था। क्या ये अब्राहम लिंकन है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो लिंकन, लिंकॉल, लिंकॉल, लिंकॉल। The basic value, objective and aspirations that a nation seeks to preserve and promote is the national interest. यही तो है नेशनल इंटरेस्ट। आप ईरान को भी देखो, उनका जो बेसिक वैल्यू पे जब खतरा है तो कैसे वो ठीक करेगा। द बेसिक वैल्यू, ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशन दैट ए नेशन सीक्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। पैदल, फोर्थ एंड लिंकन। ऑफ कोर्स ये ऑर्बिट है, लेकिन ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ ध्यान रखो कि नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, मॉर्गन थाउ। Human rights got philosophical treatment in various philosophers' work. Which one among the following philosopher and his work is not in sync with? किसके जो है ह्यूमन राइट से जो है सिंक नहीं है जो वर्क? तो मैकियावेली का ह्यूमन राइट से क्या मतलब है? कुछ नहीं। थॉमस पेन, राइट ऑफ मैन। थ्यूरो, जिसे गांधी जी इन्फ्लुएंस थे, सिविल डिसोबीडियंस। जेएस मिल ऑन लिबर्टी, ह्यूमन राइट सब में है। तो मैकियावेली छोड़ के जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछ रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वाज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, यस। लेटर ही मूव्ड क्लोजर टू गांधीयन फिलॉसफी, यस। ही रिजेक्टेड डेमोक्रेसी एज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, कभी ऐसा होगा क्या? उन्होंने कोई डेमोक्रेसी को कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने जनता पार्टी बनाया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। तो थ्री को हटा दो, थ्री को हटा दो, थ्री को 1 2 4। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच प्लान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान था। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कि ये क्या एक प्लान था जो इंडिया को एक रख सकता था। उसने कहा कि इंडिया का चलो तीन जो है वो, ओ बहुत ही खतरनाक, मैं खराब मैप बनाता हूँ। उन्होंने तीन ग्रुप बोला। ग्रुप ए जो है वो इस एरिया को, जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम था, जो पाकिस्तान बना। ग्रुप सी जो है वो ये जो मुस्लिम का जो ये है, जो अभी बांग्लादेश है प्रीडोमिनेंटली। और ग्रुप ए जो है रिमेनिंग जो है वो ए, सॉरी ग्रुप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए है, ये हिंदू डोमिनेटेड है जो पूरा इंडिया है। बी जो है वो मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट, और सी जो है मुस्लिम नॉर्थ ईस्ट। ये तीन इन्होंने कहा कि ये तीन अलग अलग नेशन बन जाए, और तीनों एक जो है फेडरेशन बनाए, जो कि इंडिया होगा, जिसका कम्युनिकेशन, करेंसी और फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी एक रहेगा, बाकी चीज में सब अलग अलग रहेंगे। यदि ऐसा होता तो शायद आज हम लोग बहुत स्ट्रांग एक कंट्री होते। यदि ऐसा होता तो शायद हम लोग सुपर पावर टाइप की कंट्री भी हो सकते थे आज के डेट में। इसको यदि मैच करें, हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, हैंडबुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, हैंडबुक ऑफ पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडबुक ऑफ, तो ये इतना अरबिट है कि मैं इसमें कोई दिमाग भी नहीं दे रहा हूँ। ये है इसका आंसर। यहाँ देख लो, याद कर लो, और इसमें से जो सही लगे उसको ठीक भी कर लो। ये सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, एकदम बिल्कुल अरबिट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आगे के लिए आपको शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हेग में है, जो कि ये गलत है। तो यदि सी गलत है तो सी तो यहीं पे खत्म हो गई। और ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो जिनेवा में तो है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है लंदन में नहीं होकर जिनेवा में है, तो ये भी गलत हो गई। तो ए और सी जो है वो है सही। ए, वन सेक वन सेक वन सेक, नो नो नो, ए एंड डी, सॉरी, ए एंड डी सही। सिविल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर जो कि टीएच ग्रीन के शिष्य थे, मतलब डिसिपल, उन्होंने जो है सिविल लिबर्टी में क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया। तो उन्होंने जो है सिविल लिबर्टी में कहा कि फिजिकल लिबर्टी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, प्रैक्टिकल लिबर्टी। पढ़ लेना क्या क्या है इसमें। जिसको जो जो हम कहते हैं कि जीने का अधिकार, सोचने का अधिकार, कॉन्सियंस का अधिकार, लाइफ का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, जो हमें फंडामेंटल राइट अधिकतर जो मिलते हैं, वो सब सिविल लिबर्टीज है। सो इसमें यदि हम देखा जाए क्या नहीं है, तो थॉट एक्सप्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रीडम ऑफ टू परस्यूट हैप्पीनेस इस टाइप की कोई चीज तो होती नहीं है। फ्रीडम टू परस्यू हैप्पीनेस, यू कैन ऑलवेज परस्यू हैप्पीनेस।
Which of the following pair is not correctly matched? फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में 25 आर्टिकल है, सब जानते हैं हम लोग. राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अपने गले में खुद फांसी लगा लो, मतलब अपने को खुद फंसा लो. आर्टिकल 23 कहता है, 20 ब्रैकेट में 3, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. कोई भी व्यक्ति अपने खुद के अगेंस्ट में गवाह नहीं हो सकता है. इसलिए कोई जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसका कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है. पुलिस के सामने लोग डंडे के डर से बोल देते हैं हाँ मैंने ये मर्डर किया, मैंने ये क्राइम किया, कोर्ट उसको नहीं मान, क्योंकि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 23 में. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो भी है आर्टिकल 15. इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ एंड ऑल आउटलाउन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, 15 में नहीं. 15 तो right to no discrimination on the basis of sex, caste, creed, color, and birth and place of birth and like that. So D is wrong. Right are creatures of the state. ये कहने वाले बेंथम होंगे. लीगल थ्योरी ऑफ राइट, दिस कम्स अंडर विच थ्योरी ऑफ राइट? लीगल थ्योरी ऑफ राइट. आइडियलिस्टिक लाइक टी एच ग्रीन जैसे थोड़ी बोलेंगे ये. नेचुरल राइट भी नहीं बोलेगा. नेचुरल राइट तो कहेगा कि सोसाइटी और स्टेट के आने से पहले से राइट है. हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट भी कहेगा राइट तो हिस्टोरिकल वे में इवॉल्व हुई है. फॉर हाउ लॉन्ग कैन द टर्म्स ऑफ द लोकसभा बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? आर्टिकल 83(2) कहता है कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई सही समय सीमा नहीं है, याद रखना. लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाए तो उसके 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता है, 1 year एट ए टाइम. जबकि स्टेट इमरजेंसी जो होती है आर्टिकल 356 के तहत, उसको एक बार में 6 महीने से बढ़ाया सकता है, लेकिन 3 साल मैक्सिमम लिमिट भी है उसकी. इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बार में 1 साल से बढ़ाया जाएगा. Which one of the following pairs is not correctly matched? The highest right over the individual whose highest duty in turn is to be a member of the state. इस टाइप की बात की स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड स्टेट में ही जो है इंडिविजुअल को ऑब्जेक्टिव फ्रीडम मिलती है. सब हेगल कहेंगे तो हेगल सा जाओ. Consider justice as the first virtue of social institution, as truth is of the system of thought. No will commit का जॉन रॉल. We all know this. ये बहुत ही फेमस है. तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट है, ये मिल गया. इन दोनों को पढ़ लेना, ये सही है. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. हु हैज गिवन पोस्ट कॉप? अभी आपने देखा कि इसी पेपर में वो कह रहे हैं कि लुथार गुलिक एंड रैंडल ओरविक ने दिया, और यहाँ वो पूछ रहे हैं. इसको कहते हैं कि दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो इन पेपर के जो मॉडरेटर होते हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई एक बार चेक कर लो, उनको बड़ी आलस आती है, वो चेक करते नहीं है, सोए रहते हैं. इसीलिए जो हो रहा है एग्जामिनेशन में वो हो रहा है. पोस्ट कॉर्प, दिस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग. अभी एक क्वेश्चन आया था कि ये किस लेवल पे लागू होता है, ये क्या टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, या जो शॉप फ्लोर? ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का. ये आप देखोगे काम तो सब टॉप लीडरशिप पोजीशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का. पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में कह रहा था कि एडिट किया है लुथार गुलिक और उर्विक ने, उन्होंने इसमें पोस्ट कॉर्प को पॉपुलराइज किया. दीज आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. By which amendment was education made a fundamental right? 56th, 21A. Right to education, RTE, जो कि इनैक्ट होती है 2009 में, 7 साल बाद. ये होता है 2002 में. लागू होती है 2010 में. कितना गवर्नमेंट को परेशानी हुई है सोचो. विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 84th अमेंडमेंट है, जिससे कि डिलिमिटेशन 25 साल के लिए जो सीट भरने जो है फ्रीज हो गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? क्या नहीं है? तो देखो, ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ WTO तो होगा, तो ये तो खत्म हो गई. सुपरवाइज नेशनल ट्रेड पॉलिसी मे बी, मे नॉट बी. टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम टू मेल एंड फीमेल, नो. इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नो. सी डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दो ही चुनना है तो सी एंड डी. Who has given the concept of children of light and children of darkness? Basically CH कार ने जब बुक लिखा, सॉरी, रेनॉल्ड न्यूबर, रेनॉल्ड न्यूबर, जो कि क्रिश्चियन रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, जिसमें काफी वो थियोलॉजी ले आते हैं, धर्म ले आते हैं. तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो
आइडियलिस्ट, मोरल आइडियलिस्ट हैं, वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं, वो जो है हमेशा उजाला देखते हैं, उनको सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन वो बड़े भोले हैं। और जो रियलिस्ट हैं वो चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस है, उनको पता है कि कितना ह्यूमन नेचर कितना डार्क है। तो ये कहने वाले रेनॉल्ड न्यूबर्ट। अर्नेस्ट हास जो है ये जाने जाते हैं नियो फंक्शनलिज्म के लिए या स्पिल ओवर के लिए। जोसेफ ने जाने जाते हैं सॉफ्ट पावर के लिए, और डेविड मिटरनी जाने जाते हैं फंक्शनलिज्म, ओल्ड फंक्शनलिज्म कह सकते हो, जो फंक्शनल इंटीग्रेशन के लिए। ये सब जो है रियलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है सभी। जोसेफ ने भी, ये तीनों लिबरलिस्ट हैं। लेकिन न्यूबर जो है वो एक रियलिस्ट है, क्रिश्चियन रियलिज्म। Which one of the following statement is correct in the context of the right against exploitation? जो कि आर्टिकल 23, 24 में है। 23 कहता है provision of traffic in human beings and forced labor. 24 कहता है provision of employment of children in hazardous job or factory. 14 साल से कम के बच्चों को नहीं करा सकते हो। इसमें देखो the prohibition of human trafficking होगा, abolition of untouchability 17 नहीं, ये तो right to equality में है। protection of the interest of minority आर्टिकल 29, 30 में है। ये तो ग्रुप राइट है, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो 1 and 4 इजी। 73 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर, द राइट टू पैट्रियोटिज्म, नो, पैट्रियोटिज्म का राइट थोड़ी होती है, राइट टू सपोर्ट एंड अपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन, ये कोई पॉलिटिकल राइट है? आई थिंक नो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम लैक, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन यहाँ पे यदि देखो तो 3 को काट दो, राइट टू पैट्रियोटिज्म, 3 और हमें मिल जाता है 1 to 4। तो 1 to 4 है, इसका मतलब राइट टू सपोर्ट एंड अपोज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन, ये भी पॉलिटिकल राइट। ओके, हम तो इलिमिनेशन से चल रहे हैं, ठीक है तो है। Consider the following statement regarding powers of Rajya Sabha. Elected member of Rajya Sabha participate in the election of president. We all know, yes, electoral college of president का होता है, उसमें elected member of Lok Sabha, elected member of Rajya Sabha and elected MLAs होते हैं। Members, तो one जिसमें नहीं उसको खत्म कर दो। Members of the Rajya Sabha along with members of the Lok Sabha elect vice president. We all know सभी member लोक सभा और राज्य सभा के चाहे nominated हो चाहे इलेक्टेड, वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो 2 बिल्कुल सही है, 2 जिसमें नहीं है उसको खत्म कर दो। इन दोनों में 1 2 कॉमन है, तो 1 2 है। 3 4 में चलो, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नो, ओनली इलेक्टेड, तो 3 को हटा दो, तो 1 2 4 पढ़ लेना फोर्थ स्टेटमेंट। व्हेन वाज द हेगल्स बुक फिलॉसफी ऑफ राइट पब्लिश्ड? ये मिस्चीवियस क्वेश्चन है कि कई जगह 20 मिलता है, 1820, कहीं जगह 21, लेकिन 21 ज्यादा जगह मिलता है इसलिए 21, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है। विच फाइनेंस कमीशन फर्स्टली रिकमेंडेड ग्रांट टू लोकल बॉडीज? लोकल बॉडी को ग्रांट देना चाहिए, ये कब होगा? जब 73rd 74th अमेंडमेंट आएगा, उसके बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलता है लोकल बॉडीज को, तभी तो उनको ग्रांट मिलेगा। तो उसके बाद आपको एक टाइम का यदि थोड़ा अंदाज होता कि 10th फाइनेंस कमीशन 1995 2000 के लिए था, तब आप इसको गेस कर सकते थे। तो ये 10th फाइनेंस कमीशन है, यहाँ पे जरा पढ़ लेना। अभी चल रहा है 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन है अरविंद पानीग्रह, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। इसके पहले जो जो फाइनेंस कमीशन चली गई, जिनकी रिकमेंडेशन 2026 से 30 तक लागू है, वो थे एनके सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन। 77 है, कंसिडर दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज टू ऑल, एक तरह का पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सबको यदि अधिकार मिलता है वोट देने का, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी है। तो 1 जिसमें नहीं है उसको तो खत्म कर दो, खत्म कर दो। तो 1 एक ही में है। तो 3rd देखो, पब्लिक पोजीशन शुड बी ओपन फॉर ऑल रिक्रूटमेंट, 1 and 3। ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग स्पेशल प्रिविलेज तो हो नहीं सकता, तो 1 and 3। Who decide the share of center and state in the net proceed of central taxes? We all know finance commission, यही तो डिसाइड करता है। This is a very well known fact. आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन। टैक्स डिवोल्यूशन ये करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब कि कितना मिलेगा सेंटर को, कितना स्टेट को, कितना लोकल बॉडीज को, ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल है कि स्टेट बाय स्टेट जो है, बिहार को कितना मिलेगा, बंगाल को कितना है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइनेंस कमीशन।
यहाँ पे ये भी बात याद रखने की है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट होती है और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के पटल पे रखता है। 79 देखो, थिंकर और उनकी बुक। रॉबर्ट माइकल ने लिखा पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया। इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी पता है आपको? पूछा गया है किसी एग्जाम में। यह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द जर्मनी, एसडीपी। तो रॉबर्ट माइकल, ए का 4 और ए का 4 में 2 है, तो चलो ये तो खत्म हो गया। 50-50 गेम आपने खेल लिया। डी का 1 दोनों में है, इसका मतलब डी का 1 देखना ही नहीं है। रॉबर्ट ओवन ने जो है वो ए न्यू वे ऑफ सोसाइटी लिखा होगा, वही रॉबर्ट रॉबर्ट ओवन जो कि यूटोपिक सोशलिस्ट थे, जो न्यू हार्मनी नाम की सोसाइटी को जाने जाते हैं। गैथनो मोस्का लिखते हैं बुक द रूलिंग क्लास। तो बी का 3 और ये हो गया क्रैक। फोर्थ देख लेना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्टेटरशिप? टोटलिटेरियनिज्म होगी, अपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी होगा, हम सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम कभी हो सकता है क्या? 3 को निकाल दो। 3 को निकालते ही आंसर मिल गया। Consider the following statement with reference to globalization. Globalization has led to rebalancing and relative might of player in the world order. Of course, globalization से कुछ स्टेट काफी ऊपर आए हैं, कुछ नीचे गए हैं, तो रीबैलेंस पावर और बैलेंस जो है घटी बढ़ी है। As it proceeds rebalancing, in turn it will create multipolarity. ये भी सही है कि multipolarity भी create हुआ है, ब्रिक्स से लेके और सभी ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ एंड ऑल। ग्लोबलाइजेशन ने मल्टीपोलरिटी दिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है, वर्ल्ड को फ्लैट बनाया है। तो बोथ 1 एंड 2 हम कह सकते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो यहाँ पे देखो इतने लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके रिप्रेजेंटेटिव जज, या वन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये 5 लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें से देखो तो पीएम है, ये नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस है। तो ये हो गया 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Which one of the following does not include Weber's analysis of authority? Traditional authority, charismatic and legal rational. This nahi. Easy, laddu question. Which one of the following pairs act Governor General is not correctly matched? Very very difficult. अब इसमें से कौन जो है मैच नहीं है? तो यहाँ पे देखो मैंने दे दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 was enacted during the tenure of Lord Lansdowne. तो लैंसडॉन तो यहाँ पे है नहीं और यहाँ गलत दे दिया गया, लॉर्ड डफरिन। तो ये है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। When was the term ideology was used first time? आइडियोलॉजी को कॉइन किया था डेस्टिट द ट्रेसी ने 1789 से 1799। तो यहाँ 1799 है, तो उसको कर सकते हो, इसको पढ़ लेना, साइंस ऑफ आइडियाज। बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल, ऑथोरिटी मस्ट बी फेडरल। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है हैरोल्ड लास्की का, इसको तो रट जाओ। इंस्टीट्यूट एंड सिटी, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप मसूरी मार दोगे आईएएस ट्रेनिंग स्कूल को, लेकिन आईएएस ट्रेनिंग स्कूल और आईएएस स्टाफ कॉलेज दोनों को मर्ज करके नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी बनाया गया। सो सी का 3, और सी का 3 में जो है आप 50-50 गेम खेलते हो। सही आंसर है ये। हैदराबाद में पुलिस एकेडमी है, इसको भी रट सकते हो। इन दोनों, ये जो पहले के इंस्टीट्यूट थे उसको देख लो, यहाँ पे डिफिकल्ट थोड़ा है। Who rules East Europe commands Heartland? Who rules Heartland commands World Island? And who rules World Island commands the world? ये है Heartland theory of Mackinder। तो यहाँ क्यों ना ये सबको देख लो। कार्ल हॉसफर ने जो है जियोपॉलिटिक्स जो है उसको कॉइन किया था। फेडरिक रैजल ने जो है, हमें लगता है जियोपॉलिटिक्स तो रैजल ने कॉइन किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज खुद कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा चेक कर लेना। हैरोल्ड मैकलेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दिया, अल्फ्रेड महान ने सी पावर थ्योरी दिया, निकोलस स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दिया। तो एयर पावर भी देख लेना किसने दिया है, मैं नाम तो मुझे याद नहीं है। एंड रुडॉल्फ कैजलन ने जो है कॉइन द टर्म जियोपॉलिटिक्स। वही मैं कहता, कैजलन ने जो है जियोपॉलिटिक्स कॉइन किया है, तो इन दोनों को थोड़ा देख। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर क्या होता है? बैंक के बाहर जाओ, यहाँ लिखा रहेगा सिटीजन चार्टर।
आपका ये अधिकार है, ये है, यदि ना हो तो इससे मिले, इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं, मतलब टू गारंटी सिटीजन राइट्स एंड इंटाइटलमेंट टू पब्लिक सर्विसेज। इवन प्राइवेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिटीजन को अधिकार देते हैं, सिटीजन का अधिकार फॉर सर्विसेज, ए स्टैंडर्ड गारंटी का आपको ये सर्विस देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक, इंडिया में 1997 में ये इम्प्लीमेंट होता है या लागू होता है, वर्ल्ड में सबसे पहले 1991 यूके में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिप्रेजेंट कार्ल मार्क्स थिंकिंग एज यंग मार्क्स, ये बात की यंग मार्क्स और मेच्योर मार्क्स ये कहते हैं लुइस अल्थुजर, जो एक फेमस स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थिंकर थे। उन्होंने कहा कि जो जर्मन आइडियोलॉजी के पहले जो मार्क्स ने लिखा है वो यंग मार्क्स थे, वो ज्यादा ह्यूमनिस्ट थे, ज्यादा सोशियो साइकोलॉजिकल टाइप से लिखते थे। बाद के मार्क्स काफी क्लास स्ट्रगल पे चले गए। सो यंग मार्क्स की जो 1844 की बुक है, ये इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें कि उन्होंने एलिनेशन की जो कॉन्सेप्ट दी है, कैसे खिंचाव पैदा होता है वर्कर या लेबरर को अपने प्रोडक्ट से, अपने फेलो वर्कर से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से और अपने आप से, वो एलिनेशन की थ्योरी जो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में ही उन्होंने दिया था। सो ये यंग मार्क्स की है, बाकी सब जो है 1844 के बाद का है। Which of the following is thought part of electoral college for the election of president of India but not part of his her impeachment tribunal? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि impeachment 61 में है, देख लेना, जिसमें ये है कि impeachment में केवल जो है लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, जबकि उनके इलेक्शन में एमएलए भी भाग लेते हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करती impeachment में, लेकिन इलेक्शन में करती है। When was the third Minobric conference held? लड्डू क्वेश्चन 2008। रोज रोजमेरी, देख लेना, इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे। और इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो गुड गवर्नेंस का था, नेटवर्क गवर्नेंस का था। 1988 में जो है सेकंड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। फ्रेडरिक्सन इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इससे निकल के आती है। 1968 में फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे ड्वाइट वॉल्डो एंड फ्रैंक मैरिनी, और इससे निकल के आता है एनपीए। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, चलो आर्टिकल 217 पढ़ो। जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, खुद अपने हाथ से साइन करके, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the governor of the state, and in case appointment of a judge other than the chief justice of the high court। तो chief justice of high court, chief justice of India, गवर्नर, इसको सलाह लेकर के जो है हाई कोर्ट के गवर्नर की अपॉइंटमेंट करेंगे। 2017 में लिखा है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि यहाँ पे 3 मेंबर की एक जो है हाई कोर्ट कॉलेजियम होती है। उस कॉलेजियम में होते हैं चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेज। वो जो हैं वो सलाह देते हैं और उसके बेसिस पे सरकार हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। सो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, ये सही है। तो यही सही है, यही सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, द प्रेसिडेंट इन कंसर्न विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है आकर के ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही सही है। तो चलो किस क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो, मार्क्स को जो है हम सरप्लस वैल्यू पे ले आ सकते हैं। जेएस मिल लिबरल फेमिनिस्ट थे। वर्जीनिया वुल्फ जो है रेडिकल फेमिनिस्ट है। और प्लेटो जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस के जाने जाते हैं, मैच कर लेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एड हॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको रट लो। द यूएस सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू पावर इन 1787, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन एक बहुत फेमस केस हुई थी 1803 में, मैडिसन वर्सेस मारबरी, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइड कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया। और बाद में जो है जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इम्प्लाइड ले लिया अपने पास 1803। When did India get membership in the Shanghai Cooperation Organization? 2017, वेरी फेमस है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो हैं 2017 में मेंबर बनते हैं। इसकी शुरुआत होती है संघाई 5 से 1996 में, जिसमें
चाइना और रसिया के अलावा जो है तीन जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्री थे। बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान उसके मेंबर बनते हैं, बीच में शायद उज्बेकिस्तान भी बन जाता है। बाद में अभी हाल में ईरान और बेलारूस भी इसके मेंबर बनते हैं। यहाँ देखो, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजधर्म, आपात धर्म है। तो धर्म शास्त्र जो है वो मनु के साथ जाएगा, मनुस्मृति। अर्थशास्त्र कौटिल्य। राजधर्म जो है शांति पर्व में है। और महाभारत, महाभारत ओके, तो चलो अब मिलाते हैं। राजधर्म जो है शांति पर्व, तो सी का वन, तो सी का वन, तो ए का टू सही है, बी का थ्री अर्थशास्त्र कौटिल्य, एंड डी का फोर अपात धर्म महाभारत। ठीक है, रहने दो, दैट्स ऑल वी कैन मैच। When did Dinesh Goswami committee submits his report for electoral reform to the government? ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट ने पिछले साइकिल में पूछ के स्टूडेंट को काफी दुखी किया था। ये कोई याद नहीं रख सकता है, सुपर ऑर्बिट कह लो, सुपर ऑर्बिट। मैं इस तरह क्वेश्चन बोलता हूं, RIP, रेस्ट इन पीस। कौन मंथ याद रखता है? अब आप डेट भी पूछ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि 90 सी द बदमाशी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था, फोटो आईडी कार्ड हो, चाहे एक कैंडिडेट दो ही जगह से खड़े हो, जमानत की राशि बढ़ जाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए वेरिएबल ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जो है सिस्टम अप्रोच देते हैं, ये तो ब्लैक बॉक्स हो गई, इसके अंदर वो झांकते नहीं है। लेकिन यहाँ इनपुट आती है, इनपुट जो है डिमांड और कॉन्सेंट के फॉर्म में या सपोर्ट के फॉर्म में आती है, और आउटपुट जो है वो लॉ, रेगुलेशन, पॉलिसी के फॉर्म में आती है। फीडबैक भी होता है, जिससे आउटपुट का कुछ पोर्शन जो है इनपुट में जाती है और वो इनपुट को चेंज करती है। तो इसमें अब देखोगे तो डिमांड है, फीडबैक है, सी और डी तो जरूर है, लेकिन ना तो डेवलपमेंट है ना ग्रोथ है एज ए इनपुट या आउटपुट। 101 देखो, on February 20, 1947, the British Prime Minister announced that the British rule in India power would be transferred into responsible Indian hand. ये कहने वाले प्राइम मिनिस्टर ग्रेट हम लोगों के लिए क्लीमेंट एटली थे, जो कि विंस्टन चर्चिल को हरा करके इनको उन्होंने डिफीट किया। और इन इसके बदले लेबर, ये तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और उन्होंने आते ही आते घोषणा की। अदरवाइज चर्चिल ने तो कहा था कि मैं इसलिए थोड़े प्राइम मिनिस्टर बनाऊं कि हम अपने पूरे जो हमारे कॉलोनी है उसको हम खत्म कर दें, तो वो तो हमें देने वाले थे नहीं। तो अच्छा हुआ कि वो हार गए और क्लीमेंट एटली है। तिलक के बारे में कहा गया, इसमें से किससे किससे जुड़े हुए हैं? स्वदेशी स्वराज से जुड़े हैं, होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया था, मराठा और केसरी। वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी का इनका नहीं है, तो इसीलिए 4 को आप निकाल दो, तो 1 2 3 तो है ही, तो इसमें तो दो ही है। अब बताओ, स्वदेशी एंड स्वराज नहीं है, तो फिर 2 और 3 जो है यहाँ पे वो भी नहीं है, और नॉट एसोसिएटेड, सॉरी। देखो, मैं जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है, सोच लो, और बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आप टेंशन में एग्जाम देते हो तो आप नॉट को नहीं पढ़ते हो, आप एसोसिएटेड पढ़ते हो। ऐसा ही हम लोग का ब्रेन काम करता है। तो और वैसे ही आप परेशान होगे, जैसे मैं भी परेशान होता, लेकिन फिर से लौट के जाओगे, देखोगे तो आप पाओगे। तो नॉट में देखो तो पब्लिकेशन ऑफ वंदे मातरम केवल नहीं था। व्हाट वाज द टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है टर्म, कितने साल के लिए, ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है जो सुकुमार रे थे, तो वो तो 1950 में ही बन गए थे। एक ही 1950 से है, तो बहुत आसान है, और लॉन्गेस्ट भी लगता है रहे होंगे 58। इतने साल तक तो कोई रहता नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू साइनो इंडियन रिलेशन, मतलब इंडिया चाइना, चाइना मतलब साइनो। 1962 में होता है, डोकलाम जो 2017 में, गलवान 2020 में, नाथुला कभी 1967 सब में। तो इससे बाद में तो कोई हुआ नहीं होगा। सी से अंत केवल एक ही है, तो बस सीधा आप टिक मार सकते। इन इंडिया अंडर विच एक्ट द प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मेड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन
जो आती है वो 1919 के एक्ट से आती है। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लेना कब बनी थी। शायद 1926 में बनी थी पहली बार। बाद में 1935 के एक्ट से एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनती है दिल्ली में, जो बाद में यूपीएससी कहलाती है। Who among the following has coined the term balance of power? ऐसा कोई एक व्यक्ति ने बैलेंस ऑफ पावर कॉइन नहीं किया है। मैं तो इसको सही नहीं मानूंगा। आप देख लो, ऑटो वन बिस्मार्क के साथ जा सकता है, जिन्होंने जर्मनी को एक बनाया था। ये प्रूशिया के प्रधानमंत्री थे, बट डिफिकल्ट टू से कि इन्होंने क्वाइन किया है। हरमन फाइनर डिफाइन द सिविल सर्विस। हरमन फाइनर जो है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लिखा था, और ये ऐसी फाइनर से, सैमुअल फाइनर से अलग है, ध्यान रखना। शायद इनकी जो बुक है मैन ऑन द हॉर्स बैक है, चेक कर लेना, या वो ऐसी फाइनर का ये भी चेक कर लेना। इन्होंने गवर्नमेंट पे काफी कुछ लिखा है। हरमन फाइनर डिफाइन सिविल सर्वेंट एज, सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंटली पेड एंड स्किल्ड इन देयर जॉब with reference to the UN Conference on Environment and Development, which are among the following statement is not correct? UNCED, ये UNCED जो है 1992 के रियो समिट को कहते हैं। 1994 में तो होता नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है एक ही, बाकी ये सब सही है, पढ़ लेना। मल्टीकल्चरलिज्म, विल्का को याद करो क्या है सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, रिकॉग्निशन एंड एकोमोडेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, unity among diversity, recognition among diversity, special privileges to minority, multiculturalism, सभी मिलके कैसे रहें, सोशल हार्मनी कैसे बनाए डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में। ज्योतिबा फुले was a social reformer, we all know, एंटी कास्ट मूवमेंट, महाराष्ट्र 1848 में अपनी पत्नी के साथ, सावित्री बाई फुले के साथ, उन्होंने जो है दलित गर्ल के लिए जो है स्कूल खोला था, सब हम जानते हैं, और ये उसको सपोर्ट भी करता है कि सोशल रिफॉर्मर थे। बिम्स्टेक जो है वो किन दो के बीच का लिंक, दो रीजनल ग्रुप, तो सार्क एंड आसियान, उसके बीच में सार्क आसियान, सार्क के 5 कंट्री, आसियान के 2 कंट्री। हु इज नोन बाय द निक नेम फ्लोरेंटाइन? मैकियावेली। क्यों? क्योंकि वो फ्लोरेंस जो इटली की एक सिटी स्टेट थी, एक जैसे दिल्ली एक सिटी स्टेट है वैसे, उसके वो डिप्लोमैट थे, उसके वो सिटीजन थे, तो फ्लोरेंटाइन। उन्होंने फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री भी लिखा है इसलिए। हॉब्स जो है वो माल्स मेबरी के थे, मालस मालस मेबरी, ओके, माल्स मेबरी या मालस मेबरी, तो वो इंग्लैंड के थे। एरिस्टोटल जो है वो, एरिस्टोटल का जो घर था मैसिडोनिया था, सिटी स्टेट, लेकिन उन्होंने अपना जो कर्म भूमि बनाया वो एथेंस को बनाया। एथेंस से लेकिन भाग भी गए थे कैल्चिस आइलैंड में। बोदिन जो है फ्रेंच थे। When was the first Quad Summit held? अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, जितना मैं देख पाया, मुझे याद तो था नहीं, तो मैंने नेट पे देखा, तो मार्च 12 को हुआ था 2021 को फर्स्ट। यहाँ कोई मार्च 20 देखता नहीं है, तो कहीं कहीं तो उन्होंने एरर किया ही, एक दो जगह और आपने देखा। 114 देखो, अब तो क्वाड एक तरह से मरा हुआ है। प्रोसीजरल जस्टिस डिमांड दैट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस शुड बी रीजनेबल, whereas demand of substantive justice is that there should be fulfillment of proper purpose of justice. ये नीति वर्सेस न्याय है। नीति मतलब प्रोसीजरल जस्टिस, इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी, न्याय मतलब रियलाइज जस्टिस, जस्टिस होना चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर है या नहीं है। ये नीति वर्सेस न्याय जो है, प्रोफेसर अमृत सेन ने इसको इस तरह से विभाजन किया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने खुद कहा था कि ये प्योरली प्रोसीजरल जस्टिस है, लेकिन उसके बाद भी उनके जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो एक्चुअली न्याय है। तो ये कहना कि रॉल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज नोन एज प्रोसीजरल जस्टिस, ये तो ठीक है, इट इज नोन एज प्रोसीजरल जस्टिस, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, इसलिए ये दोनों सही है। लेकिन वो उसको एक्सप्लेन तो क्या करता है, चलो ठीक है, लेकिन जानते हो आप कि यही होगा, क्योंकि ये कहेंगे कि हाँ, रॉल ने खुद एक्सप्लेन किया था कि हमने जो है ओरिजिनल पोजीशन में वेल ऑफ इग्नोरेंस लगा करके एक फेयर रूल बनाया, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से उसको लागू किया, तो आउटकम जो है वो जस्ट होगा, तो इसलिए वो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। लेकिन उनकी डिफरेंस प्रिंसिपल इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव जस्टिस। Which one of the following pair concept author is not correctly matched? Behavioral approach, Chester Bernard,
क्या बोलोगे? मैं तो कहूंगा यस। सिचुएशनल थ्योरी मैरी पार्कर फोलिट, लॉ ऑफ द सिचुएशन, मैं कहूंगा यस। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर, सिस्टम अप्रोच लुडविग वॉन वर्टल एंड फाई, जो कि बायोलॉजी में उन्होंने सिस्टम थ्योरी दिया है, उसी से एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में, तो सभी सही है। लेकिन यदि इसको कहो कि सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने दिया था, फेडलर या और, तो ये हो सकता है गलत हो, बट ये भी क्वेश्चन मुझे सही नहीं लगा। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18? 61st, we all know. और ये 1989 में राजीव गांधी के द्वारा। 73rd से आपको पता है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला। माओ कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी एज वैनगार्ड, एंड स्टालिन सोशलिज्म इन वन कंट्री। मैच कर लें। डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होते हैं ये भी चेक कर लेना। उसमें एक रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक और कोई इंपॉर्टेंट जूरिस्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। चेक कर लो। अभी तक कितनी बार हुई है? सर 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनी है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हर सेंसस के बाद जो है पार्लियामेंट कानून बना करके एक डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश करेगी। चेक करना इन सब बातों को। When the functionary named कोतवाल ceased to exist? Interesting question. कोतवाल जो है किसी बड़े शहर के पुलिस कप्तान को कहते हैं, जिसको आजकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। ये आप गेस कर सकते हो क्योंकि 1861 में इंडियन पैनल कोड आया, आईपीसी, जो अभी खत्म हो गया बीएनसी के द्वारा, भारत न्याय संहिता, बीएनएस के द्वारा। वो 1861 में आता है। उसके बाद एक हायरार्की बनती है, आईजी अब तो कहते हैं डीजीपी, तो डीजीपी और एसपी इन सब की जो है हायरार्की बनी। उस समय से कोतवाल खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वे रिटन बाय स्वामी विवेकानंद? तो इंडिया इन ट्रांजिशन जो है मैं रॉय ने मुझे लगता है लिखा है, तो यदि इसको निकाल दे हम 4 को और 2 ही को चुनना हो, तो इंडिया इन प्रॉब्लम मॉडर्न इंडिया, ये दोनों लिखा है इन्होंने। प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम किसने लिखा है? चेक कर लेना। सो डियर स्टूडेंट, यदि आप इस स्लाइड तक पहुंच गए तो आपके पेशेंस को क्यूडोस, आप मतलब आपको नमस्कार है, नमन है। और फिर से आपको एक बार मुझे याद दिलाना है, उसके पहले ये भी रिक्वेस्ट करना है कि यदि आपने इसको पसंद किया हो, इस मेहनत को और मेरे पैशन को, जो नॉलेज शेयर करने की, तो आप भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और आपको खुशी भी मिलती है। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं। ये कभी ना सोचे कि मैंने देख लिया तो मैं नॉलेजेबल हो जाऊंगा। कभी नॉलेज ठहरे पानी के जैसे सड़ जाता है। तो इसको शेयर करें और कमेंट भी करें। अच्छा लगता है आपके कमेंट, में कभी कभी जाके देखता भी हूँ। और यदि आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी ये सब एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं अगले 6 महीने में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का 1 अगस्त से। और मॉक टेस्ट सीरीज तो होता ही है 6 6 महीने पे यूजीसी नेट के लिए। उसमें सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के भी स्टूडेंट भाग लेते हैं। इस बार से तो 2 2 हो रही है, पॉल साइंस एंड आईआर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 15 सितंबर से। ये सब टेंटेटिव डेट है। इस तरीके से आप पॉल साइंस हेल्प से जुड़ सकते हैं, उसके कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। वेबसाइट है paulsciencehelp.in, ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम है @paulsciencehelp। यहाँ आपको मिलते हैं सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पल झपकते। और ट्विटर है, इसको एक्स कह सकते हैं, paulsciencehelp @paulsciencehelp। इजी टू रिमेम्बर। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय। एंड जो भी आप यूजीसी नेट दे रहे हो, यदि ये देख रहे हो, तो टुमारो के लिए गुड लक। शेयर योर मेमोरी रिकॉल क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा करेंगे एज यूजुअल उनको इन सब में हो सकता है काफी कम पे या फ्री पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।